हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान दायनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज की संस्कृत क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपठित अवबोधनम या अपठित गद्यांश को हल करना सीखेंगे। ये हमारे 7th क्लास से 12th क्लास या और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें 10 से 15 नंबर के ये पूछे जाते हैं। आज हम बहुत ही आसान तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको हल करना सीखेंगे। बच्चों को भाषिक कार्य यानी जो ग्रामर वर्क होता है वो बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके इस कठिनाई को, इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करेंगे। आज हम सीखेंगे कि विशेषण, विशेष्य पद, कर्ता, क्रियापद, विप्रिय या पर्याय पद को कैसे पहचाना जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अपठित अवबोधनम। अपठित शब्द का अर्थ है जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के लिए आपको एक अनुच्छेद या पैराग्राफ दिया जाता है। अनुच्छेद में दी गई सूचना, तथ्य आदि के आधार पर अंत में कुछ बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यूज प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके उत्तर आपको एक या दो शब्दों में या एक वाक्य में देना होता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इनको हल करने के लिए क्या क्या बातें हैं वो उनका हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ हर पॉइंट को नोट कर किया है, सब कुछ लिख दिया है ताकि आप सुनने के साथ साथ आप उनको अच्छी प्रकार से पढ़ भी सकें, समझ सकें और आपको आपका ये जो अपठित गद्यांश या पद्यांश है उसको हल करने में आपको लिए आसान हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। छात्र अनुच्छेद को तब तक ध्यान पूर्वक पढ़ें जब तक कि उसका अर्थ समझ में न आ जाए, यानी आपको बिल्कुल उसको अर्थ सहित सहित समझना है, ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न समझ में आएगा तभी हम उसका उत्तर सही से दे पाएंगे। जो आपको प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। गद्यांश से पूरा वाक्य यूं का यूं नहीं लिखना होता, नहीं तो आपके नंबर कटने के चांस ज़्यादा रहेंगे, वो गलत भी हो सकता है। जितना आपसे पूछा जाता है सिर्फ उसी का आपको उत्तर देना होता है। प्रश्न की जो क्रिया है उसी के आसपास आपको उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। क्रिया के आसपास ही आपको प्रश्न का उत्तर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देते समय दिए गए जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए कि हमें कितना पूछा गया है, कितने शब्दों में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वही हमें लिखना चाहिए। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय संबंधित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, यानी जिस वाक्य से हमसे प्रश्न पूछा गया है उस वाक्य को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो यानी हम वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी प्रश्न हमसे पूछा गया है हम उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है, यानी जो क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है और इसका उत्तर हमें प्रथमा विभक्ति में ही देना होगा। कर्म तथा भाववाच्य में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे त्वया कुत्र गम्यते, तुम्हारे द्वारा मतलब कहाँ जाया गया है, कहाँ गए। विशेषण तकरीबन विशेष्य से पहले आता है। 70 to 90% या 80% हम कह सकते हैं कि संस्कृत में जो विशेषण होता है वो विशेष्य से पहले आता है, यानी जो भी सब्जेक्ट होता है उससे संज्ञा या सर्वनाम से पहले उसका विशेषण हमें मिलेगा। कस्मय या कश्यय का उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति में दिया जाता है। जैसे ये किसके लिए, ये जो सर्वनाम शब्द दिया गया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसका उत्तर हम चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे। जैसे मानवाय, विज्ञानाय, परोपकाराय, इस प्रकार से हमें इसका उत्तर देना होगा। शीर्षक क्या होता है? मुख्य विचार होता है। क्या? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है। जो भी हमें मतलब उसका जो मुख्य विचार है वही उसका शीर्षक मिलेगा और शीर्षक हमेशा हमें प्रथमा विभक्ति में देना चाहिए।
जैसे दीपावली उत्सव है, होली उत्सव है, इस प्रकार से हम इसका लिख सकते हैं। यानी महात्मा और इसका जैसे षष्ठी विभक्ति का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर है, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गांधी महोदय कथा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इसका शीर्षक देना चाहिए। और जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी उसका एक सही मीनिंग निकलना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, यानी जो भी मुख्य विचार है वो होना चाहिए, और संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, एक दो शब्दों में ही हमें लिखना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना चाहिए। और ये हमें पहरे के अंत में या कहीं पर भी इन्वर्टेड कोमाज में मोटे अक्षरों में हमें ये पहरे के अंदर भी मिल सकता है, तो हमें वहाँ से भी इसको देख लेना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ प्रश्नों को लिखा है जो भाषिक कार्य के अंदर पूछे जा सकते हैं, कि भाषिक कार्य में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन जो भी पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ लिखा है। एक आधा हो सकता है रह गया हो, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि कोई न बचे। तो मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। तो प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, कि क्रिया का कर्ता कौन है, जो भी क्रिया दे रखी है कि ये कार्य किसने किया है, तो प्रश्न कैसे आ सकता है, क्रिया पदस्य कर्ता क है। क्रिया यानी कोई भी क्रिया पूछ रखी है, यानी कर्ता दे रखा है इसकी के वो बताओ, क्रिया बताओ। कर्तृपदस्य क्रिया का, यानी जो भी ये कर्ता है, कर्तृपद क्या होता है, कर्ता। और इस कर्ता की क्रिया क्या है, तो वो पूछ सकते हैं। विशेष्य बताओ, विशेष्य कौन होता है, जो कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला होता है, ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही है वो विशेष्य होता है। और फिर विशेषण, विशेषण क्या, कस्य विशेषणम अस्ति, ये कोई भी विशेषता दे दी और पूछ लिया भी ये किसका विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेष्य के बारे में बताए, कोई भी शब्द है जो विशेष्य के बारे में बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो इसका प्रश्न कैसे आ सकता है, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में स्थूल पदयो, ये जो भी मोटे शब्द दे रखे हैं उनमें किम विशेषण पदम, इसमें से विशेषण पद क्या है। पर्यायवाची शब्द बताओ, यानी कोई भी हमें शब्द दे दिया और पूछ लिया कि ये जो भी ये शब्द दे रखा है इसका इस आपके जो अनुच्छेद में कौन सा पर्यायवाची शब्द आया है, या कोई समानार्थक शब्द आया है, तो वो हमें पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द बताओ, या पर्याय शब्द बताओ, या समानार्थक शब्द बताओ, ये एक ही होता है इनका अर्थ। या फिर हमें हमसे कोई भी शब्द दे दिया, बाहर से भी दे सकते हैं, कि ये जो शब्द है इसका विलोम शब्द इस अनुच्छेद में क्या आया है, वो हमें लिखना हो सकता है। कौन सा अव्यय आया है, एक लाइन दे दी और उसमें से पूछेंगे कि इसमें से अव्यय शब्द को छांट कर लिखो, इसमें इस लाइन में कौन सा अव्यय आया है। या फिर कोई भी शब्द दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको प्रत्यय का नाम लिखना होगा उसमें। फिर कोई भी एक शब्द दे देंगे और उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर सर्वनाम पदम कस्य या केभ्य प्रयुक्तम, कोई भी सर्वनाम शब्द दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर मैंने बताया था कि हमेशा चतुर्थी विभक्ति में देना है। सर्वनाम शब्द कस्य या केभ्य, केभ्य बहुवचन है, कस्य एक वचन है। तो ये जो भी सर्वनाम शब्द दे रखा है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर हमें चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। क्रियापद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यानी कोई भी क्रिया दे दी और उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी हमारे प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का भी। और इति पदे का धातु, कोई भी शब्द दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सी धातु लगी हुई है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये हमारे प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, जिनके उत्तर हमें लिखने होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक समझते हुए इनका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण के साथ आपको इनको समझाने का प्रयास करती हूँ कि ये नीचे अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़कर उनके प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगी, आप ध्यान से समझना, और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगे उन शब्दों को हमें अंडरलाइन कर देना है। सबसे पहले हम प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं, तो इसके उत्तरों की हमें अंडरलाइन करने में आसानी होगी। आपकी सुविधा के लिए वैसे मैंने यहाँ उत्तर लिख रखे हैं, तो हम एक बार प्रश्न
पढ़ लेते हैं। ये जो एक पदेन उत्तरत है और पूर्ण वाक्य में जो उत्तर हैं उनके उत्तर हमें पहरे के अंदर ही मिल जाते हैं, आसानी से, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दें। नगर रक्षक है कीदृशः महापुरुषम अपश्यत, नगर रक्षक ने कैसे महापुरुष को देखा। सजना नाम सजनता कीदृशी भवती, सजनों की जो सजनता है वो कैसी होती है। महापुरुष कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीन आसित, महापुरुष किसके वृक्ष को लगाने में तल्लीन था, लगा हुआ था। अवलोकनेन प्रतीयते, देखने से प्रतीत होता है। यत की इति ही कहे अवदत, यह है किसने जो ये जो भी वाक्य है वो किसने बोला था। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षानि वृक्षस्य फलानि के खादिष्यन्ति, महापुरुष के द्वारा लगाए हुए वृक्ष के फलों को कौन खाएगा। नगर रक्षक है 80 वर्षीय महापुरुषम कुत्र पश्यत, नगर रक्षक ने 80 वर्षीय महापुरुष को कहाँ देखा था। ये हमने एक पद के और पूर्ण वाक्य के प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब हम पहरे को पढ़ना शुरू करते हैं। एकदा एक है कर्तव्य प्रायण नगर रक्षक है इतस्ततः भ्रमण 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत। तो हमारे पास पहला प्रश्न आया था कि नगर रक्षक की विशेषता बतानी है, विशेषण बताना है। नगर रक्षक क्या है, हम इसको कर्ता कह सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि वो कर्तव्य परायण है। इतस्ततः इधर उधर, भ्रमण घूमते हुए, 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, महापुरुषम हम इसको कर्ता कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि वो 80 वर्ष का है, ये इसका विशेषण हो सकता है। अपश्यत क्या है, ये क्रिया है इसकी। सह वह, ये सर्वनाम शब्द है। आम्र वृक्ष से, आम के पेड़ को आरोपणे तल्लीन आसित, हमसे पूछा गया था कि वो किसका पेड़ लगा रहा था, तो आम का पेड़ लगा रहा था। इदम दृष्टवा, यह देखकर, नगर रक्षक है तम महापुरुषम एवदत, यह देखकर नगर रक्षक ने तम उस महापुरुष को कहा, ये भी सर्वनाम शब्द है। अवलोकनेन देखने से, प्रतीयते प्रतीत होता है, यत की यदा जब एष वृक्ष, यह वृक्ष फलिष्यति फलिष्यति फल देगा, तदा भवान जीवित न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहोगे। अतः किमर्थम वृथा परिश्रमम कुर्वन्ति, इसलिए व्यर्थ में क्यों परिश्रम कर रहे हो। वृथा शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। और हमारे पास था कि ये शब्द किसने कहे थे, नीचे हमने प्रश्न पढ़ा था अवलोकन प्रतीयते, ये शब्द किसने कहे थे, नगर रक्षक ने कहे थे। तो ये भी हमारा प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इनको। अभी इसको पढ़ लेते हैं। महापुरुष हसित्वा, महापुरुष हंसकर, ये इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अवदत कहा, पश्यन्तु एतान फलयुक्तान वृक्षान, इन फलयुक्त वृक्षों को देखो। एतेषाम आरोपणम, इनको लगाने में, मया न कृतम, क्या है, इनका जो आरोपण है ये मैंने नहीं किया है, इनको मैंने नहीं लगाया है। परम फलानि अहम खादित्वा, परंतु इनके फल खाकर संतुष्ट भवामि, मैं संतुष्ट होता हूँ, खुश होता हूँ। अतः इसलिए यदा मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि, जब मेरे लगाए हुए वृक्ष के फलों को अन्य अन्य लोग यानी दूसरे लोग खादिष्यन्ति खाएंगे, अहम पुनः प्रसन्न भविष्य में, मैं फिर से प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। महापुरुषस्य वचनम श्रुत्वा, महापुरुष के वचनों को सुनकर, तम च नमस्कृत है, और उसको नमस्कार करके, नगर रक्षक है उक्तवान, नगर रक्षक ने कहा, अनुकरणीय एवं सजना नाम सजनता, क्या है, सजनों की जो सजनता है वो अनुकरणीय होती है, यानी उनका पालन करने योग्य होता है, उनका अनुकरण, वो अनुसरणीय होते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। नगर रक्षक है कीदृशम महापुरुषम अपश्यत, नगर रक्षक ने कैसे महापुरुष को देखा था। कैसे को देखा था, 80 वर्षीय महापुरुष को देखा था। एक वर्ड में इनका उत्तर देना है, तो हमें 80 वर्षीय, पहले में ऊपर आया था ना, 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत। सजना नाम सजनता कीदृशी भवती, सजनों की जो सजनता है वो कैसी होती है, ये भी हमें पहरे के अंदर ही मिला था,
लास्ट लाइन में अनुकरणीय होती है। तो सजनों की सजनता अनुकरणीय भवती। महापुरुष कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीन आसीत। महापुरुष किसके पेड़ को लगाने में तल्लीन था? ऊपर पढ़ा था हमने आम के पेड़ को, तो आम्र वृक्षस्य आम के पेड़ को। अवलोकनेन प्रतीयते देखने से प्रतीत होता है, यत कि ये शब्द किसने कहे थे? इत कह एवदत किसने कहा था? ये किसने कहा था? नगर रक्षक ने कहा था, ऊपर लिखा हुआ था। तो इसका उत्तर, इन सभी के उत्तर हमें कहाँ मिले? पहरे के अंदर ही मिल गई। तो हमें पहरे को, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। अब है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। महापुरुषेन आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि के खादिष्यन्ति, यानी महापुरुष के द्वारा लगाए हुए वृक्ष के फलों को कौन खाएंगे? तो अन्य खाएंगे। वहां साफ साफ लिखा हुआ था कि अन्य जना खादिष्यन्ति। ठीक है, तो महापुरुषेन आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्य जना खादिष्यन्ति, ये यहाँ था। क्या है? क्या इधर ये अन्य खादिष्यन्ति इधर आया था, ये अन्य खादिष्यन्ति अन्य लोग खाएंगे। तो हमें ध्यान से समझते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही उत्तर देना है। आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो वो गलत हो सकता है। तो नगर रक्षक है 80 वर्षीय महापुरुषम कुत्र पश्यत। क्या है? नगर रक्षक ने 80 वर्षीय महापुरुष को कहाँ देखा था? नगर रक्षकम 80 वर्षीय महापुरुषम उद्याने अपश्यत, उद्यान में देखा था। अब है जी भाषिक कार्य, यानी जो व्याकरण का जो कार्य है हमारा, ग्रामर वर्क है। इसको ध्यान से समझते हुए कि हमसे क्या पूछा गया है उसी का उत्तर हमें ढूंढकर लिखना है। नगर रक्षक है इति पदस्य विशेषणम, विशेषण पदम किम। नगर रक्षक इस पद का विशेषण पद क्या है? तो क्या है इसका उत्तर? आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इनके उत्तर लिख रखे हैं। तो कर्तव्य परायण। मैंने बताया था कि संस्कृत में 70 to 80% जो भी विशेषण पद होता है वो विशेष्य से पहले मिलता है। तो कर्तव्य परायण नगर रक्षक है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ था। तो ये क्या है? कर्तव्य परायण, ये इसका उत्तर है। दुर्जना नाम इति पदस्य अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम। दुर्जना नाम ये शब्द हमारे बाहर से आया है, हमारे अनुच्छेद में नहीं था। तो दुर्जना नाम इस पद का अत्र यहाँ क्या विलोम शब्द है? यानी दुर्जना नाम शब्द का हमें क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। हमारे पहरे के अंदर आया था सजना नाम सजनता, क्या है आया था ना लास्ट लाइन में? अनुकरणीय क्या था? ये अनुकरणीय सजना नाम सजनता। ठीक है, दुर्जना नाम का विलोम शब्द क्या है? सजना नाम, जो हमारे पहरे के अंदर आया है। उसके बाद है अस्मिन् गद्यांशे भविष्यामि इति क्रियापदस्य कर्ता के। भविष्यामि ये क्रिया है, ठीक है। इसका क्या है? भविष्यामि इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कौन था इसका कर्ता? महापुरुष था, लेकिन हम महापुरुष नहीं लिखेंगे। जो उससे क्रिया से पहले जो भी कर्ता होगा वो उसका कर्ता लिखा जाएगा। तो वहाँ अहम था, अहम प्रश्न भविष्यामी था ना, तो अहम को हम उत्तर लिखेंगे, महापुरुष को नहीं, ये गलत होगा। तो अहम क्रिया से जो जस्ट पहले होता है वो कर्ता होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। भक्षयित्वा इत्यार्थे गद्यांश से किम पदम प्रयुक्तम, यानी ये जो भक्षयित्वा शब्द है इसका इस पद्यांश में अन्य पद क्या प्रयुक्त हुआ है? यानी इसी अर्थ, इसी का जो दूसरा अर्थ है, यानी भक्षयित्वा क्या होता है? खा करके, ठीक है। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? खादित्वा, खा करके। तो दोनों का सेम अर्थ है, यानी समानार्थक शब्द पूछा गया हमें। भक्षयित्वा इसका इस गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? खादित्वा। तो ये हम लिख सकते हैं इधर खादित्वा। अब है जी अस्य कथाया उचितम शीर्षकम लिखत। इस कथा के लिए उचित शीर्षक हमें लिखना है। ये हमारे यहाँ लास्ट लाइन में गिवन था, तो वही इसका शीर्षक है। अन्यथा
कोई भी जो भी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ होता है वो शीर्षक होता है, लेकिन इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था, तो वही हमारा इसका टाइटल है। अनुकरणीय एवं सजना नाम सजनता, जो इन्वर्टेड कोमाज में लास्ट लाइन में लिखा हुआ था वो इसका शीर्षक है, टाइटल है। तो आप ये ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अपठित अवबोधनम। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको समझकर अच्छी प्रकार से इसका अभ्यास करें। इसको सारे टॉपिक्स को आप ध्यानपूर्वक, इनके जो भी पॉइंट हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, या आप अच्छी प्रकार से इसको देखें। आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।